नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर कर रहे थे फ्रेजेस और क्लॉजेस को। तो अभी तक हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में, अगर जिसने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट भी देख लेना ताकि ये वाला जो लेक्चर है आपको बढ़िया से समझ में आए। हमने क्या देखा था कि वी ऑलरेडी नो दैट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. The principal clause has a complete meaning and it expresses the main idea, but the subordinate clauses depend on the principal clause to make complete sense. यानी कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये डिपेंड होता है किस पे? मेन क्लॉज पे. तो हम लोग अब देखेंगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में थोड़ा सा एग्जाम्पल पे भी एक नजर डाल लीजिए. माई फ्रेंड्स हेल्प मी, फर्स्ट पार्ट में हमने इसको कवर कर लिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. माई फ्रेंड्स हेल्प मी व्हेन आई वाज इन अ ग्रेट ट्रबल. मेरे दोस्त ने मेरी मदद की जब मैं बड़ी परेशानी में था, बड़ी दिक्कत में था, तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद की. यहां पर देखिए ये क्या है? ये है बेटा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, क्योंकि ये डिपेंड है किस पे? मेन क्लॉज पे, इस प्रिंसिपल क्लॉज पे ये डिपेंड है ना. और एक पहचान और अब मैं आपको बता दूंगा, यहां पर एक ये व्हेन, दैट और ओके, व्हाई, वेयर, ऐसा जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे ये कनेक्टेड होगा. ओके, और जहां से ये शुरू होते हैं ना, वहीं से हमारा ये क्लॉज होता है. तो ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज. दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही wanted some money. उसने मुझे बताया कि उसको चाहिए, उसको आवश्यकता थी किसकी? कुछ पैसे की. ओके, तो he told me ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, फुल सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस है इसका, तो ये मेन क्लॉज होगा. ओके, और ये वाला जो क्लॉज है ये डिपेंड है इस पर, दैट ही wanted some money. ओके, एक और एग्जांपल है, वी bathed in river which was very shallow. shallow मींस होता है जो गहरा नहीं होता, उसको बोलते हैं shallow. तो ये पार्ट जो ब्लैक में हमने हाईलाइट किया है, ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. नेक्स्ट, वी rested when evening came. हमने आराम किया जब शाम आई तब. ओके, तो ये वाले जो पार्ट है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है, और ये वाला क्लॉज इंडिपेंडेंट है. ओके, तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्लॉजेस पे सेंटेंस जो है डिवाइड हो, ओके, और उसमें एक मेन क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ऐसे क्लॉजेस को, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग, कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एग्जैक्टली. There are three kinds of subordinate clause. जो subordinate clause है ना बच्चे, ये थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री काइंड्स होते हैं. फर्स्ट इज द नाउन क्लॉज, सेकेंड एडजेक्टिव एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज. यहाँ पर थोड़ा हाइड हो रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो. तो थर्ड वाला कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज या फिर एडवर्बियल क्लॉज. पहले बात करेंगे किसकी? नाउन क्लॉज की. एक सेंटेंस है हमारा कौन सा? कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और उसमें जो क्लॉज है वो थ्री टाइप के हैं. फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज. पहले बात करते हैं किसकी? नाउन की. ऐसा क्लॉज एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डज द वर्क ऑफ अ नाउन. बिल्कुल, ये नाउन का काम करता है ना, नाउन का काम करता है, इसीलिए नाउन क्लॉज है. ओके, इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा जिस ऐसा क्लॉज जो कि काम करे नाउन का, वो नाउन क्लॉज कहलाएगा. एग्जाम्पल देखिए, व्हाट यू से इज ट्रू. जो तुम बोलते हो वो सत्य है. यहां पर देखिए, यहां से यहां तक ये रेड आपको हाईलाइट दिख रहा होगा येलो कलर में. तो व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, इज ट्रू, सत्य है. यहां से यहां तक ये क्या है भैया? ये है नाउन क्लॉज, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है ना. तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है? नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है. और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कई सारे शब्द आ जाए, जैसे देखिए व्हाट है, यू है, से है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये क्लॉज बन गया हमारा. ही सेज दैट ही विल कम. वो कहता है कि वो आएगा. ओके, यहां पर ये भी नाउन क्लॉज है. अब ये देखिए, सब्जेक्ट की जहां पर आता है तो फिर नाउन होता है, या फिर ऑब्जेक्ट की जहां पर आता है तो नाउन होता है. ओके, यहां पर देखिए मेंशन किया गया है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. एक नाउन कहां कहां पर यूज होता है? एक नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब हो सकता है, अपोजिशन ऑफ अ नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ
एन इन्फिनिटी हो सकता है, और कौन सा, ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल भी हो सकता है। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। वी लाफ्ड एट व्हाट ही सेड, ये वाला तो आपको समझ में आ गया। ऐसा क्लॉज जो कि सब्जेक्ट का काम करे, किसका काम करे मेरे भाई, सब्जेक्ट का, वो कहलाएगा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऐसा कोई क्लॉज जो ऑब्जेक्ट का काम करे, ओके, वो क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज में कौन सा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो ऑब्जेक्ट का काम करे। ओके, थर्ड है वी लाफ्ड एट, यहां पर ये जो क्लॉज है ना, व्हाट ही सेड, किसके बाद में आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। द न्यूज इज दैट ही हैज लॉस्ट द इलेक्शन, समाचार ये है कि वो इलेक्शन हार गया है। यहां पर देखिए द न्यूज इज, बाकी के का जितना जो है ये हाईलाइटेड क्लॉज दिख रहा है, ये नाउन क्लॉज है और क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब है। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट दैट ही हैड वॉन अ लॉटरी प्राइज इज फॉल्स, ये है बच्चे अपोजिशन ऑफ अ नाउन। अपोजिशन ऑफ अ नाउन क्या होता है, इसको पहले समझेंगे, है ना। जैसे लिखा है द नरेंद्र मोदी कॉमा द PM ऑफ इंडिया केम, कौन आया है, नरेंद्र मोदी द PM ऑफ इंडिया। यहां पर ये जो आप फ्रेज देख रहे हैं ना, ये पूरा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपोजिशन ऑफ अ नाउन। ओके, किसी नाउन के बगल में जो उसका टाइटल लगा होता है ना, उसी को बोलते हैं अपोजिशन ऑफ अ नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम हैप्पी टू नो दैट यू गॉट अ प्रमोशन, आई एम हैप्पी टू नो, देखिए टू आ रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है, इसलिए क्या होगा ये ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव। नेक्स्ट इज ही डाइड सेइंग, वो ये कहते हुए मर गया कि दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी, कि उसने अपना कर्तव्य निभा लिया, कर्तव्य पूरा कर लिया। यहां पर पार्टिसिपल आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल होगा। यहां पर ये जो सेइंग है ना, वो में आईएनजी लगाए, दैट इज पार्टिसिपल। ओके, तो ये सारा का सारा एग्जांपल किसका है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का नाउन क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, द नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करे, वो कहलाता है कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द मैन हु वॉन द कार रेस, ये वही आदमी है जिसने कार रेस को जीता है। द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर इज अ गुड स्पीकर। ओके, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसको आप ध्यान से देखते रहिए। ही हैज रेड ऑल द बुक्स विच आई गेव हिम, ये उसने जो है उन सारी बुक्स को पढ़ लिया जो मैंने उसको दिया है। ही इज अ मैन whom वी ऑल रिस्पेक्ट, ये वो आदमी है जिसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए व्हेन, हु, whose, which, that, ये सारे वर्ड्स यहां पर लगे हुए हैं जो कि किसी सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, किसी क्लॉज को क्या बना रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं यहां पर। ओके, बस इतना समझ लेना है कि ये जो नाउन क्लॉज है हमारा, ये एडवर्ब हो सकता है, जो हमारा जो क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। द नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब का काम करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। ओके, जैसे कि ये किसको शो करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, प्लेस को, रीजन को, पर्पस को, रिजल्ट को, कंडीशन को, कंपैरिजन को, मैनर को और कंसेशन को। आई विल डू इट बिफोर सनशाइन, मैं इसको सनशाइन, सनराइज के पहले मैं इसको कर लूंगा। द डॉग फॉलोड हिम वेयर एवर ही वॉन्ट, वेयर एवर ही वेंट, जहां पर भी वो जाता था डॉग उसके पीछे पीछे जाता था। तो ये यहां पर देखिए टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए ऐसे वर्ड्स हो गए, ऐसे कंजंक्शंस हो गए, बिकॉज, सो दैट, दैट और इफ जो है वो सेंटेंस को क्या बना देता है, कंडीशनल बना देता है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। कंपैरिजन
देन वर्ड है जो कि कंपेयर करता है, वी बिहेव एज इफ क्या बताता है, मैनर बताता है, कंसेशन, ऑल्दो। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आप जो है इसको याद कर लीजिए, ये क्या बना देते हैं सेंटेंस को, किस क्लॉज को, एडवर्ब क्लॉज। ओके चलिए एडवर्ब्स, ये जो एडवर्ब्स हैं यही तो एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं भाई, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो कैसे बन जाता है, तो ये देखिए आपने अभी जो एग्जांपल्स हमने आपको बताया ना 8-9 एग्जांपल्स, वो सब इसी में तो हैं। तो थोड़ा सा हमने आपको क्लियर करने के लिए इसको मेंशन कर दिया है कि एडवर्ब से ही जिस क्लॉज में एडवर्ब आ जाता है वो एडवर्ब क्लॉज बना देता है। अगर टाइम आ जाता है तो प्लेस आ जाता है, तो रीजन आ जाता है, तो पर्पस आ जाता है, तो रिजल्ट आ जाता है, तो कंडीशन आ जाता है, कंपैरिजन आता है, मैनर आ जाता है, या फिर कंसेशन आ जाता है। ये वर्ड्स आप इसको जो है बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। ओके, व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, व्हाइल हो गया, टिल हो गया, एज, आफ्टर, सिंस, एटसेट्रा। प्लेस को रिप्रेजेंट करता है ऐसे एडवर्ब्स कौन से होते हैं, वेयर, वेयरएवर, व्हेंस, व्हिदर, एटसेट्रा। रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं बिकॉज, एज, दैट, सिंस, एटसेट्रा। पर्पस, so that, in order that, lest, etc. रिजल्ट को so डॉट डॉट दैट, सच डॉट डॉट दैट। इसको आगे एक एक करके एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको, डोंट वरी। इफ और अनलेस या फिर वेदर। ओके, कंपैरिजन, देन और जो है एज, मैनर, एज इफ, दो, एटसेट्रा। कंसेशन, दो और ऑल्दो या फिर इवन इफ। ओके, नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि काफी ये जो है डिटेल्ड होता जा रहा है वीडियो, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी करें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कवर करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ जाता है वो ओके, आई थिंक अब ये परफेक्ट है। कंडीशनल सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, है ना, और कुछ नहीं तो कॉमन एरर्स तो इसमें मिल ही जाएगा आपको। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर है, इसको देखना है, समझना है। वी यूज कंडीशनल सेंटेंसेस टू शो वन एक्शन और इवेंट डिपेंड्स ऑन अनदर। ठीक है, दो क्लॉजेस हैं, इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जो कंडीशंस हैं, कंडीशनल्स हैं, वो बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसा हम लोगों ने अभी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज सब पढ़ा है ना, सारे क्लॉजेस, तो ये क्लॉजेस ही हैं, है ना। और ये हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, एक कंडीशनल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है, लेकिन इसमें कंडीशन होता है, बस इतनी सी बात है। वी यूज कंडीशनल सेंटेंसेस टू शो, क्या शो करने के लिए हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं, वन एक्शन और इवेंट डिपेंड्स ऑन अनदर। एक जो एक्शन है वो दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं, पहला कंडीशनल क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज। ओके, जैसा कि अभी हम लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ही है जो कंडीशनल क्लॉज हम आपको बता रहे हैं ना, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंड है, बिल्कुल डोंट वरी, एक ही चीज है, बस उसका नाम रख दिया गया है कंडीशनल क्लॉज। बिगिनिंग विद इफ अनलेस, जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो शुरू होगा किससे, इफ से या फिर अनलेस से। ओके, और जो मेन क्लॉज है, शोइंग द इफेक्ट रिजल्ट, ये वाला इफ से या फिर अनलेस से शुरू होगा, और जो मेन क्लॉज होगा ये दिखाएगा, ये शो करेगा क्या, इफेक्ट या फिर रिजल्ट को शो करेगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे, इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। एग्जाम्पल समझना है आपको, अगर आप बटर को हीट करते हो, मक्खन को आप गर्म करते हो, तो क्या होता है, इट मेल्ट्स, ये पिघल जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो दो चीजें आपको समझना है, कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज। इसमें कंडीशनल क्लॉज कौन सा है, ये वाला है। क्यों भाई, क्योंकि बिगिनिंग विद इफ या फिर अनलेस, किससे शुरू हो रहा है, इफ से या फिर अनलेस से।
है ना। तो ये वाला जो क्लॉज है ये है भैया कंडीशनल क्लॉज, और ये वाला क्लॉज कौन सा है, ये है इट मेल्स, ये है मेन क्लॉज। ठीक है, दूसरी चीज अब यहां पर देखिए आपको समझना है, ये शुरू होगा इफ से और दूसरा वाला इसका इफेक्ट या इसका रिजल्ट बताएगा। ओके, पहले वाले में कंडीशन बताएगा, दूसरे वाले क्लॉज में उसका रिजल्ट बताएगा। जैसे कि इफ यू हीट बटर, अगर आप बटर को गर्म करते हो तो रिजल्ट क्या होगा उसका, इट मेल्ट्स, पिघल जाता है। दूसरा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते यू कैन नॉट पास, तुम पास ही नहीं हो सकते। तो फिर पहले वाले की कंडीशन और इस दूसरे वाले क्लॉज में उसका रिजल्ट है। ओके, थर्ड, इफ यू वॉकड फास्टर ही वुड कैच द बस। ओके, इफ ही वॉकड फास्टर ही वुड कैच द बस, अगर वो तेज दौड़ा होता, तेज चला होता तो वो क्या कर लेता, वो कैच कर लेता बस को, वो बस को पकड़ लेता। इफ ही हैज, हाइड करते हैं इसको, इफ शी हैज टोल्ड मी, अगर उसने मुझे बता दिया होता तो आई वुड हैव हेल्प, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यहां मी लिखा है जो कि गलत है। इफ शी हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर उसने मुझे बता दिया होता तो मैं उसकी मदद कर देता। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो दो क्लॉजेस में डिवाइड है, ये कंडीशनल्स, हमारा पहला क्लॉज क्या है, कंडीशनल है, और जो दूसरा क्लॉज है ये मेन क्लॉज है जो कि उसका इफेक्ट या रिजल्ट बताएगा। क्लियर इतनी बातें, बस इसमें हमको यही समझना है। ओके, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कितने तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, है ना, एक से ही काम नहीं चलेगा। यहां पर मैं आपको 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस बताना चाहूंगा। फर्स्ट है जीरो टाइप, सेकंड है फर्स्ट टाइप, और थर्ड है सेकंड टाइप, और फोर्थ है थर्ड टाइप। ठीक है, क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है इसलिए फोर्थ नंबर पे 3 आ रहा है। तो जीरो टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। जो जीरो टाइप है ना हमारे भाई, जो जीरो टाइप है वो कॉज एंड इफेक्ट को बताता है, कारण और उसका असर, उसका इफेक्ट बताता है। जो फर्स्ट टाइप है वो पॉसिबल और ओपन कंडीशन बताता है, पॉसिबल और ओपन कंडीशन बताता है। सेकेंड टाइप जो है, यानी कि जो हमारा तीसरा नंबर का है, वो है इम्प्रोबेबल और अनलाइक कंडीशन। ओके, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल या फिर अनलाइक कंडीशन। थर्ड वाला कौन सा है, इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, बिल्कुल नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें होने वाला क्या है। तो जो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो कितने टाइप के हैं, जीरो टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। जो जीरो टाइप का है वो कॉज और इफेक्ट बताएगा, फर्स्ट टाइप बताएगा पॉसिबल या फिर ओपन कंडीशन को, सेकेंड टाइप बताएगा इम्प्रोबेबल या फिर अनलाइक कंडीशन, जो थर्ड टाइप है वो बताएगा इम्पॉसिबल कंडीशन को। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, एक देखिए टेबल बना हुआ है, इस टेबल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। एक है हमारा भैया कंडीशनल क्लॉज और दूसरा है मेन क्लॉज। ओके, जो फर्स्ट वाले बॉक्स में हम देख रहे हैं, फर्स्ट वाले बॉक्स, इसको हम जो है कैटेगराइज कर देते हैं 1 2 3 और 4, यानी कि जीरो टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। ओके, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है कि जीरो टाइप वाला कौन सा है, फर्स्ट टाइप वाला का, इसके सारे स्ट्रक्चर को आपको नोटिस करना है बस। जो फर्स्ट वाले बॉक्स में, फर्स्ट वाले टेबल, उसमें टेबल के बॉक्स में दिख रहा है, उसमें इफ देखिए आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर प्रेजेंट टेंस आ रहा है, ये कॉज और इफेक्ट है। ये है भाई कौन सा, जीरो टाइप। दूसरा है इफ, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर प्रेजेंट टेंस आ रहा है, ये पॉसिबल कंडीशन है, ये है भाई कौन सा, फर्स्ट टाइप। ओके, सेकेंड वाला है इफ, फिर आ रहा है सब्जेक्ट, फिर पास्ट टेंस आ रहा है, ये है इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी कि सेकेंड टाइप। ओके, और थर्ड वाले में देखिए आ रहा है इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये है इम्पॉसिबल कंडीशन, ये है थर्ड टाइप हमारा। ओके, चलिए
अब आगे हम इसका जो है स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ साथ में स्ट्रक्चर के साथ साथ में इसके एग्जाम्पल में भी नजर डालते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट रहेगा और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट रहेगा, फिर उसका कॉज या फिर रीजन रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए इफ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर। जब अगर तुम आइस को हीट करते हो तो ये पानी में तब्दील हो जाता है, पानी में बदल जाता है। ठीक है ना, तो यहां पहले वाले का जो कॉज है, इफेक्ट है, उसका जो रीजन है यहां पर बताया जा रहा है, उसका रिजल्ट यहां पर आ रहा है। अगर आप पानी को क्या करते हो, आइस को गर्म करते हो तो वो पानी में बदल जाता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पर नजर डाल रहे हैं। देखो इफ आ रहा है, इफ के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में यहां पर प्रेजेंट आ रहा है। ठीक है, फिर यहां पर देखिए इट टर्न्स, प्रेजेंट आ रहा है, उसके बाद में उसका आ रहा है भैया क्या, रिजल्ट आ रहा है। दूसरा देखेंगे सेकेंड टाइप, यानी कि सेकेंड टाइप हमारा फर्स्ट टाइप होता है। ओके, इसमें इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, यानी यहां वाला सेम है, यहां पर चेंज है, सिर्फ मेन क्लॉज चेंज हो रहा है। इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छा खेलते हो, यू विल विन द मैच, तो तुम मैच जीत जाओगे। यानी कि मेरे बच्चे जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट है और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट है। और जो सेकंड वाले आप उसमें देख रहे हैं, उसमें जो आप कंडीशनल क्लॉज है वो प्रेजेंट में है और उसका जो रिजल्ट वाला है, यानी कि जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर में है। ओके, यहां पर देखिए विल आ रहा है और विल के साथ साथ में यहां पर विल आ सकता है, मे आ सकता है, कैन आ सकता है, मस्ट आ सकता है, शुड आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छा खेलते हो, यू विल विन द मैच, यू मे विन द मैच, यू कैन विन द मैच, यू मस्ट विन द मैच, यू शुड विन द, कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंडीशनल क्लॉज है वो यहां पर देखिए प्रेजेंट और यहां पर प्रेजेंट, और सेकंड वाले में जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें प्रेजेंट और यहां पर फ्यूचर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें है पास्ट और इधर पास्ट है तो वुड, माइट, कुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ रहा है रिजल्ट। ओके, तो इसको बोलते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल जो नहीं है ना, जो प्रोबेबल नहीं है वो इम्प्रोबेबल कंडीशन है। इफ आई वर यू आई वुड रिजाइन। बहुत लोग बोलते हैं भैया तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो रिजाइन कर देता, है ना। इम्प्रोबेबल कंडीशन है ये, इम्प्रोबेबल कंडीशन है। ओके, तुम्हारी जगह मैं होता, मैं अगर होता तुम्हारी जगह तो मैं तो रिजाइन कर देता। तो यहां पर याद रखना, सॉरी, यहां पर याद रखना इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट आएगा और यहां पर सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, 4 नंबर पर देखिए इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थर्ड टाइप का है और हमारे में चौथे नंबर पर है। ये है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल है ये, इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ ही हैड वर्क हार्डर, चूंकि अब ये बात हो चुकी है ना, ये पहले ही हो चुकी है भैया, तो इसमें अब कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए इम्पॉसिबल कंडीशन है। इफ ही हैड वर्क हार्डर ही वुड हैव पास्ड। अगर उसने कड़ी मेहनत कर ली होती तो वो पास हो गया होता। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो इसीलिए इसका नाम है कौन सा, इसका नाम है इम्पॉसिबल कंडीशन। स्ट्रक्चर आप इसको समझ लीजिए। स्ट्रक्चर इसमें आएगा हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, कंडीशनल क्लॉज में, इम्पॉसिबल कंडीशन में। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और इधर आ जाएगा वुड, कुड, माइट और फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इफ ही हैड वर्कड हार्डर ही वुड हैव पास्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आ गया होगा तो बताना, दोबारा फिर से बताएंगे, है ना। अब एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, थोड़ा सा तेज
करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल में आपको आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, फिलहाल करके देख लिया जाए। इफ इट इज फाइन आई एम रेडी फॉर इट, ये सब जीरो टाइप का है, कॉज और इफेक्ट वाला जीरो टाइप, इसमें प्रेजेंट और इसमें प्रेजेंट, सब में यही होगा। ठीक है, सारे एग्जांपल्स को बस आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर इफ इट इज फाइन, अगर अच्छा रहा तो अच्छा है तो आई एम रेडी फॉर इट, अगर सब कुछ ठीक है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ओके, दूसरा, इफ प्लांट्स डू नॉट गेट सफिशिएंट वाटर, अगर पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, सन एंड न्यूट्रिएंट्स दे ड्राई, पूरा यहां तक है भाई। अगर पौधों को सफिशिएंट वाटर, सन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता तो वे सूख जाते हैं, तो इसका रिजल्ट यहां पर आता है। ठीक है, इसका रिजल्ट यहां पर आता है। और यहां पर देखिए प्रेजेंट और यहां पर भी प्रेजेंट, तो ये किस टाइप का होगा, ये जीरो टाइप का होगा। दूसरा, वेन एवर ही कम्स, जब भी वो आता है, ही टॉक्स नॉनसेंस, वो बकवास करता है, जब भी वो आता है बकवास करता है। वेन एवर ही कम्स ही टॉक्स नॉनसेंस। वेन वी पुट साल्ट इनटू वाटर इट मेल्ट्स, जब हम नमक को पानी में डालते हैं ये पिघल जाता है। वेन यू ड्रॉप ग्लास जग इट ब्रेक्स, ग्लास के जग को आप जब भी ड्रॉप करते हो, करके देख लेना घर पे, जब भी आप कांच के ग्लास को ड्रॉप करते हो तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा बिल्कुल। When we boil water, harmful germs die, जब हम पानी को बॉईल करते हैं हार्मफुल जर्म्स मर जाते हैं। तो पहले वाले कंडीशनल का रिजल्ट बाद में आ रहा है और दोनों ही क्लॉजेस प्रेजेंट में हैं। ठीक है, ये जीरो टाइप का है। इफ इट रेन्स वेरी हैवली इट टर्न्स टू फ्लड, अगर बहुत जोर से बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। ओके, इफ मेटल गेट्स हॉट इट एक्सपेंड्स, अगर मेटल को हॉट कर दिया जाता है, ज्यादा गर्म कर दिया जाता है तो वो एक्सपेंड होने लगता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जीरो टाइप के हैं, प्रेजेंट और प्रेजेंट वाले। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट टाइप इज फर्स्ट टाइप, पॉसिबल और ओपन कंडीशन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पॉसिबल है, पॉसिबल कंडीशन है। पहले वाले में इफेक्ट है, दूसरे वाले में पॉसिबल है। इफ आई गो शॉपिंग आई विल बाई सम फ्रूट, देखिए संभावना है ना यहां पर, अगर मैं शॉपिंग करने के लिए मैं जाता हूं तो मैं कुछ जो है फ्रूट खरीद लूंगा। इफ आई गो शॉपिंग आई विल बाई सम फ्रूट। इफ इट रेन्स वी वॉन्ट प्ले द मैच, अगर बारिश होती है तो हम लोग मैच नहीं खेलेंगे। ये सेकंड नंबर पर है टाइप वन। टाइप वन में देखो प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है। ओके, और ये पॉसिबल कंडीशन है, यहां पर एक संभावना बनती है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल फेल इन द एग्जाम, जब तक वो कड़ी मेहनत नहीं करता है वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। यहां पर देखिए वर्क्स हार्ड प्रेजेंट और यहां पर जो है फ्यूचर। ओके, इफ शी मेक्स अ प्रॉमिस शी विल कीप, अगर वो प्रॉमिस करती है तो वो पूरा भी करेगी। इफ यू ऑफर हिम मोर मनी ही विल बी आइडल, अगर आप उसको ज्यादा मनी ऑफर करते हो तो वो कामचोर हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स किस टाइप के हैं, टाइप वन, पॉसिबल और ओपन कंडीशन के हैं। ओके, बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर, टाइप टू है हमारा थर्ड नंबर पर। थर्ड कंडीशनल है इम्प्रोबेबल कंडीशन। ओके, इम्प्रोबेबल कंडीशन, इफ आई वर द प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता, आई वुड अफेक्ट मेनी चेंजेस, तो मैं कई सारे बदलाव करता। संभावना ही कम है इसकी, है ना। इफ यू ट्राइड, अगर तुमने कोशिश की होती, यू कुड डू इट, तो तुम इसको कर सकते थे। इफ आई डिडेंट विजिट देन दे माइट बी एंग्री, यहां पर भी देखिए पास्ट है, यहां पर भी पास्ट है, यहां पर पास्ट है, यहां पर पास्ट है। ये टाइप टू है हमारा। इफ आई हैड कैमरा आई वुड बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, मेरे पास अगर कैमरा होता तो मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाता,
है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशन के। इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग आई वुड गो द पार्टी, अगर बारिश रुक गई होती तो मैं चला जाता कहां, पार्टी चला जाता। ओके, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर इम्प्रोबेबल कंडीशन टाइप 2। थर्ड टाइप के कंडीशनल्स को देखते हैं। थर्ड टाइप कंडीशनल चौथे नंबर पर ये है इम्पॉसिबल कंडीशन। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू हैड ट्राइड, इफ यू हैड ट्राइड, इसमें देखो हैड आता है, बस इतना ध्यान रखना, सब में हैड आएगा, सब में हैड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इफ यू हैड ट्राइड, अगर तुमने कोशिश की होती तो यू कुड हैव डन इट, तो तुम इसको कर सकते थे। इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम, अगर तुमने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया होता तो यू माइट हैव कॉट द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ सकते थे। थर्ड एग्जाम्पल है, इफ शी हैड प्लेड वेल शी वुड हैव वॉन फर्स्ट प्राइज। फोर्थ एग्जाम्पल, इफ he had got medical aid at once he might have survived, अगर उसको मेडिकल एड तुरंत मिल जाता तो फिर वो उसको बचाया जा सकता था। इफ he had come to me, अगर वो मेरे पास आया होता I would have helped him, तो मैं उसकी मदद मैं किया होता। कंडीशनल विदाउट टू, कभी कभार ऐसे कंडीशनल भी आपके सामने आ जाएंगे मेरे भाई जहां पर इफ नहीं लगा होगा। ओके, बट वो कंडीशनल्स ही हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं, बिना इफ के, बिना अनलेस के। ओके, अच्छा, बिना इफ के अनलेस आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट आ सकता है, सपोजिंग आ सकता है और इन केस आ सकता है। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए अनलेस का यूज भी किया जाता है, प्रोवाइडेड दैट का भी, और सपोजिंग का, इन केस का। ओके, इन केस ऐसा हुआ होता तो सपोज करो कि ऐसा हुआ होता। ठीक है, तो ये सारे कंडीशनल ही तो हैं, है ना। प्रोवाइडेड दैट का मीनिंग होता है बशर्ते, बशर्ते। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा। अनलेस वी हरी वी शैल मिस द ट्रेन, जब तक हम जल्दी नहीं करेंगे हम ट्रेन को मिस कर देंगे। अनलेस का यूज हुआ है, इफ का नहीं यूज हुआ है ना, तो कंडीशनल विदाउट इफ हो गया ना, अनलेस का यूज हुआ है। अनलेस बच्चे होता है जब इफ का नेगेटिव होता है, इफ मीन्स यदि और अनलेस मीन्स यदि नहीं। She will accept the assignment provided that she gets a handsome payment. वो assignment accept कर लेगी, she will accept the assignment provided that, बशर्ते she gets a handsome payment, बशर्ते उसको एक अच्छी पेमेंट मिले तो वो असाइनमेंट क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोवाइडेड दैट है ये कंडीशनल बना दे रहा है ना, बशर्ते, उसकी शर्त ये है कि उसको हैंडसम पेमेंट मिले, है ना। नेक्स्ट है, राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द बैग इन केस यू लॉस इट, इन केस यू लॉस इट। ओके, सपोजिंग इट रेन्स कैन होल्ड द फंक्शन इन द हॉल, तो यहां पर इन केस कंडीशनल बना रहा है और यहां पर क्या बना रहा है, सपोजिंग। ओके, तो इस तरह से हमारे जो कंडीशनल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं सिंपल सेंटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को और कंपाउंड सेंटेंसेस को। आज की वीडियो में बिल्कुल आपको सारी जो प्रॉब्लम है ना, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड की, बेटा उसको खत्म करके ही रहेंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोगों ने बहुत देर से पढ़ा है, ये काफी डीप है, काफी ब्रॉड है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो दो क्लॉजेस में बटा होता है। ठीक है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, दो क्लॉजेस में बटा होता है। पहला जो है वो
प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ना बच्चे, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलकर के बना होता है ना। इसी को अभी हम लोगों ने बहुत देर तक पढ़ा है। बचता है कौन सा? कंपाउंड सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे होते हैं वो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं पता तो अभी हम बैक करके आपको समझा देते हैं। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। अ सिंपल सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, बस इसी डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होने की जरूरत है। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। यहां पर जैसे हमने आपको बताया एक सब्जेक्ट होगा और उसकी एक पार्टिकुलर वर्ब होगी। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आता है। लेकिन एक क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, दो कॉम्बिनेशन आएगा। लेकिन यहां पर ये जो एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा, यानी कि सेंटेंस जो है वो किससे जुड़ा हुआ होगा, वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा। बस उसको आपको समझ लेना है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन विच कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। ठीक है ना, तो यहां पर एक मेन होगा और एक उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इंडिया इज आवर मदरलैंड विच वी लव। यहां पर पहला सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। भारत हमारी मातृभूमि है। इंडिया इज आवर मदरलैंड। इसी सेंटेंस को हमने आगे कॉम्प्लेक्स में बना दिया है। इंडिया इज आवर मदरलैंड विच वी लव। ओके, ये सेंटेंस सिंपल है। कैसा सेंटेंस है? सिंपल। दूसरा वाला, इंडिया इज आवर मदरलैंड, यहां पर देखिए ये फर्स्ट क्लॉज हो गया और ये सेकंड क्लॉज हो गया। ये पूरा का पूरा सेंटेंस यही है लेकिन दो क्लॉजेस में डिवाइड है और ये हमारा अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिवाइड होता है दो क्लॉजेस में, एक जो है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, क्लियर हो गया होगा। जो कंपाउंड सेंटेंसेस है, वन मेड ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, इस पर आते हैं। इसमें देखो, इसमें भी दो क्लॉज होते हैं भाई, एक क्लॉज इधर और एक क्लॉज इधर, दोनों जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और एक चीज बस आपको समझना है, बिल्कुल इसको ये समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी आता है और सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी आता है। ठीक है, यहां पर आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में आप वेरी कर पाएंगे। इसमें आप डिफरेंट, अगर यहां पर आपको सीखना है तो सीख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, सब्जेक्ट वर्ब इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें भी दो क्लॉज होते हैं, इसमें भी दो क्लॉज होते हैं। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है भाई, इसमें एक क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसमें दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता, पहली चीज। दूसरी, जो इसमें एक कंजंक्शन जुड़ता है वो कौन सा कंजंक्शन होगा? वो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो दो चीजें आपको बस समझ लेना है कि पहला जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें दूसरा वाला क्लॉज पहले वाले पे डिपेंड नहीं होगा या फिर पहला वाला दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा, और जो दोनों क्लॉजेस हैं वो ऐड होंगे, वो दोनों जुड़ेंगे किससे? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। बस इतना आपको समझ लेना है, किससे जुड़ेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अभी हम आपको इससे भी मिलवाते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भागेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बैठे रहिए। अ कंपाउंड सेंटेंसेस इज वन मेड अप टू और मोर प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। जैसे इंडिया इज आवर मदरलैंड, वही सेंटेंस हमने बनाया है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाए इसलिए। इंडिया इज आवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि है। एंड वी लव आवर मदरलैंड, देखिए दोनों सेंटेंस किसी पर निर्भर नहीं है और एंड से जुड़े हुए हैं। ये भी मेन क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है, कोई इसमें जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगा है। इसमें जो एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है।
ओके, भारत हमारी मातृभूमि है। वी लव आवर मदरलैंड, हम अपने मदरलैंड से प्यार करते हैं, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। दोनों ही सेंटेंस अपने आप में फ्री हैं, अपने आप में डिपेंड हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अभी आ गए हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस पे। आपसे मैंने बोला था कि मिलवाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो रुकिए थोड़ा सा इसी में ढूंढते हैं, कहीं पे छुपा होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आपको क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आई होप कि होना चाहिए, ये रहा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं भैया, ये सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं। इस स्लाइड को एक्सप्लेन भी हमने नहीं किया था, इसीलिए कि जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, ये जहां पर भी लगेगा वो सेंटेंस को बना देगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बिल्कुल आसान, बिल्कुल शुद्ध साफ भाषा में। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये कंजंक्शन है। क्या है? ये कंजंक्शन है। और ये कंजंक्शन क्या करते हैं? कंजंक्शन मैंने आपको, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा बता दें, इसका काम होता है जोड़ना। क्या काम होता है? जोड़ना। ये जोड़ने का काम है, फेविक्विक मान लो वही है, चिपका देता है एक को, यहां पर एक सेंटेंस है और दूसरा ये सेंटेंस है, तो यहां पर ये प्लस कर देता है, दोनों को जोड़ देता है। यार पंडित जी का काम है, जैसे शादी करवा देते हैं, दोनों को जोड़ कर दिया, मिलन करवा दिया, वही काम इनका है कंजंक्शन का। तो कितने टाइप के हैं? 1 2 3 4, बिल्कुल साफ भाषा में। क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या करता है भैया? जोड़ बताने वाला। कौन बताने वाला? ये जोड़ बताता है। ये एंड, ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या करेगा? ये जोड़ बताएगा। कैसे? समझ लो। अतुल एंड आशु आर एब्सेंट, अतुल और आशु एब्सेंट हैं। ठीक है, यहां पर जो एंड है ना, ये जोड़ बता रहा है, अतुल को और आशु को जोड़ रहा है ना, तो ये जोड़ बताने वाला हो गया भाई, इसीलिए इसका नाम कौन सा हो गया? क्यूमुलेटिंग कंजंक्शन। अतुल एज वेल एज आशु इज एब्सेंट, जैसा कि अतुल एब्सेंट है वैसे ही आशु भी एब्सेंट है, तो ये भी तो जोड़ बता रहा है। तो एंड जैसे यूज होता है वैसे एज वेल एज भी यूज होता है, सेम ही चीज है। नॉट ओनली अतुल बट ऑल्सो आशु इज एब्सेंट, ना सिर्फ अतुल एब्सेंट है बल्कि आशु भी एब्सेंट है। तो ये जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस हैं, एंड, ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलिए, अल्टरनेटिव, ये क्या बताता है बच्चे? विकल्प बताने वाला। क्या बताता है? ये अल्टरनेट बताता है, आपका एक अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, इसीलिए आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज, ये है भैया क्या? अल्टरनेटिव। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, ठीक है, उसमें ये आया है, तो उसको पढ़ने वाले लिटरेचर पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी की एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये कोटेशन किसका है? ये आपके लिए एक मैं दे रहा हूं होमवर्क, कमेंट करके बताइएगा कि ये स्पीच किसकी है। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, विलियम शेक्सपियर की एक नाटक का, एक प्ले का ये एक स्पीच है। एक फादर अपने बेटे से बोलता है कि ना तो तुम भैया किसी से उधार मांगो और ना तो तुम उधार देने वाले बनो। ठीक है, बाहर जा रहे हो पढ़ने तो पढ़ना, ना पैसा किसी को उधार देना और ना लेना। तो वहां से लिया गया है, मुझे बताना किस प्ले का है। नाइदर अ बोरोवर नॉट अ लेंडर बी, ना तो तुम बोरोवर बनो और ना तो फिर लेंडर बनो, ये अल्टरनेटिव है ना, एक विकल्प बता रहा है। डू और डाई, ये तो बताओ इंडिया से है, किसने बोला था? करो या फिर मरो, दोनों है भैया होमवर्क तुम्हारे लिए, कमेंट करके बताइए। एडवर्सेटिव क्या होता है? बट, स्टिल, येट, नेवरथलेस, वेयरएज, ये है भाई विरोध बताने वाला। क्या बताता है? विरोध बताने वाले। ठीक है, जैसे ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। देखो इस सेंटेंस से और इस सेंटेंस पे दोनों में क्या है? दोनों में विरोधाभासी है, इसीलिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। वो गरीब तो है लेकिन वो खुश है ना? तो पहले वाला दूसरे वाले का क्या है? ये विरोध बता रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इलेटिव कंजंक्शन, ये बताता है परिणाम। क्या बताता है? परिणाम बताने वाला। ओके, सो, फॉर, देयरफॉर, ही डाइड, ही डिड नॉट वर्क,
ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, सो ही फेल्ड, इसीलिए वो फेल हो गया। तो पहले वाले का दूसरे वाले में क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है। तो बच्चे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस को, किसी भी क्लॉज को, किसी भी सेंटेंस को जो है ये बीच में आ जाते हैं, उसको दो सेंटेंसेस को दो क्लॉजेस बना देते हैं और वो सेंटेंस भैया बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, शंख बजाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज बिना करे काम चलना नहीं है। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, पहला क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस में पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम्स में, आपको इसको समझना है। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बहुत आता है भाई, अब ये पहले तो नहीं पूछा जाता था, अब हर एग्जाम में हम देख रहे हैं कि फ्रेजेस क्लॉजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, दबा के पढ़िए। तो ये सेंटेंस दिया है, ही केम टू मीट मी आफ्टर द मीटिंग। ओके, ही केम टू मीट मी आफ्टर द मीटिंग, वो मुझसे मिलने आया। ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया आफ्टर द मीटिंग। और ऑप्शंस हैं, ही केम टू मीट मी, केम टू मीट और आफ्टर द मीटिंग। आई होप इतने बढ़िया से हमने आपको समझाया है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा होगा और आप टिक कर चुके होंगे 4 नंबर पर। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है एक्सप्लेन भी कर देते हैं। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इंफिनिटिव है, ठीक है। तो यहां से यहां तक हमारा है तो पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हमको फाइंड करना है फ्रेज, ठीक है। तो फ्रेज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ही केम ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये इसके कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। तो यहां से यहां तक तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो आफ्टर द मीटिंग इतना बचता है मेरे भाई, और यही आफ्टर द मीटिंग जिसमें ना कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है, ये हमारा है फ्रेज, ठीक है। क्लिक करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस नंबर 2, आइडेंटिफाई द एडवर्बियल फ्रेज। देखिए फ्रेज की ही बात कर रहे हैं तो एडवर्ब जो बता रहा है, एडवर्बियल फ्रेज वो आपको पता करना है। ही स्पोक इन अ रूड मैनर, ऑप्शन ए है ही स्पोक, बी है इन अ रूड मैनर और सी है अ रूड मैनर और डी है स्पोक। बहुत आसान है, ऐसा फ्रेज जो एडवर्ब का काम करे, जो किसी क्रिया या फिर विशेषण की विशेषता को बताए, किसी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, वही है एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, स्पोक वर्ब, ठीक है। और इन अ रूड मैनर, किस तरह से बात किया उसने, रूड मैनर में, यही है एडवर्बियल फ्रेज। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन होता है करेक्ट। आगे बढ़िए, नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है, इन द किचन, रनिंग क्विकली, वेरी टायर्ड, एट नाइट। देखो अब ऑप्शंस तो है लेकिन क्वेश्चन ही गायब है, फिर भी कोशिश कर सकते हैं। इन द किचन किसको बता रहा है, प्लेस को। तो प्लेस बताने वाला जो है क्या एडजेक्टिव होता है, नहीं भैया ये तो एडवर्ब होता है। रनिंग क्विकली, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, ये भी एडवर्ब है ना। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो भी आप समझ लीजिए कि आंसर क्या होगा। वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, हाँ ये है ना, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है किसी पर्सन को, वो बहुत थका हुआ। ओके, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर, विच ऑप्शन हैज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें होता है वो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी कि किसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें होगा, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। शी स्माइल्ड नहीं है भाई। व्हेन आई मेट, व्हेन मिल गया, बिल्कुल यही टिक कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, व्हेन मिल गया है।
चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉज। किस तरह का ये क्लॉज है? आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे पता है कि वो ऑनेस्ट है। तो ये नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर एक ये फ्रेज है? ये क्या है भाई? आइडेंटिफाई टाइप ऑफ क्लॉज। एक क्लॉज ये है और दूसरा है ये वाला, तो इस वाले क्लॉज की बात कर रहे हैं। दैट ही इज ऑनेस्ट, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। अब ये वो ईमानदार है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको? ही को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, choose the correctly identified phrase. The girl in the red dress is my sister. The girl in the red dress, इसमें कौन सा फ्रेज है आइडेंटिफाई करना है आपको? द गर्ल या फिर माई सिस्टर या फिर इन रेड ड्रेस या फिर द गर्ल इन। ऑप्शन बी टिक कर दिए। क्यों? इन द रेड ड्रेस, ये एक फ्रेज है। नेक्स्ट इज The man who stole the bike was arrested. वो आदमी जिसने बाइक चुराई थी उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। Here who stole the bike is, यहां पर या ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है? Who stole bike, जिसने बाइक को चुराया। तो ये जिसने चुराया किसको डिस्क्राइब कर रहा है भैया? ये कर रहा है मैन को, इसलिए ये है एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज? किसमें नाउन क्लॉज है? शी सिंग्स ब्यूटीफुली, दैट यू लाइड शॉक्ड एवरीवन, जैसा कि तुमने झूठ बोला सब कुछ, कोई क्या हो गया? शॉक्ड हो गया। दैट लगा है, यहीं पर हमारा है नाउन क्लॉज। आगे बढ़िए। शी मूव्ड एज इफ शी वर हर्ट, वो ऐसे मूव किया उसने जैसे कि वो हर्ट हो गई है। एज इफ मीन्स होते मानो की। आइडेंटिफाई क्लॉज एज इफ शी वर हर्ट, ये कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर एडवर्ब क्लॉज है, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है? इंडिपेंडेंट तो है नहीं क्योंकि ये डिपेंड है इस पे। एज इफ ही शी वर हर्ट, जैसे मानो कि वो हर्ट हो गई है, एडवर्ब क्लॉज है। कैसे हो रहा है? समझ में आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बताना मुझे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, किस टाइप का सेंटेंस है? शी ट्राइड हार्ड बट शी फेल्ड, उसने कोशिश की लेकिन वो फेल हो गई। तो ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है कि फ्रेज है? बट लगा है तो ये है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी इज अ, ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर फ्रेज है? किस टाइप का है? दो लगा है ना मेरे भाई, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप जो है हमने जो ट्रिक बताया है उन वर्ड्स को याद कर लीजिए, फिर आपको बिल्कुल सेकंड लगेंगे आइडेंटिफाई करने में। आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है? इफ यू स्टडी यू विल पास, इफ लगा है, बिल्कुल नहीं है। ही रैन फास्ट एंड मिल गया, बस यहीं पर है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज विच इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? ही केम एंड ही सॉ, वो आया और उसने देखा, एंड लगा है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, बट लगा है, यहां पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन है तो ये भी नहीं है। आई नो दैट ही इज राइट, दैट लगा है, यही सेंटेंस है हमारा कॉम्प्लेक्स। और ये डी वाला भी देख लेते हैं, शी मस्ट वर्क हार्ड, ये सिंपल सेंटेंस है। ओके, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल यहां पर देखेंगे, 10 नंबर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। शी गोज टू स्कूल ऑल्दो शी इज सिक। ओके, कौन सा? कंपाउंड, याद रखिए। शी क्लीन द रूम एंड कुक्ड फूड, वो उसने रूम को क्लीन किया और खाना पकाया। आई लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग,
और डी वाला है he asked why I laughed। इसको मैं बताने वाला नहीं हूं, इसको आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें कौन सा सेंटेंस है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।